हारून शरीफ माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान वस्ती एशिया के रास्ते रूस तक बाहमी तिजारत कर सकेगा? जी, अभी तो जो दुनिया तेज़ी से बदल रही है ईरान और ये यूएस इजराइल वॉर के बाद, तो बहुत से ममालिक जो हैं वो अब ऑल्टरनेट रूट्स को देख रहे हैं, नई पोर्ट्स को, एक्सेस को देख रहे हैं। रशिया बहुत देर से सेंट्रल एशिया के थ्रू पाकिस्तान आना चाहता है, लेकिन बात यह है कि ये जो हमारा अभी करंट कॉरिडोर है वो चीन काशगर जाता है, काशगर से किर्गिज़ रिपब्लिक और तुर्कमानिस्तान से ऊपर वो रशिया को जा सकता है। अभी यहाँ निगोशिएशंस होनी है, लेकिन उनकी यकीनन इंटेंशंस अच्छी हैं। लेकिन ज़्यादा अहम सवाल हमारे लिए ये है कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, इसका उसी वक्त फ़ायदा है कि हमारी इकोनॉमीज़ ग्रो करें, ताकि हमारे पास तजारत के लिए चीज़ें बन सकें। क्योंकि अगर तजारत के लिए चीज़ें नहीं बन सकेंगी तो ये कॉरिडोर्स जो हैं इनको हम इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो पैरेलल चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन जनरली ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी कनेक्टिविटी ऑल द वे अप नॉर्थ टू रशिया तक की बातचीत हो। अच्छा सर, खबरें तो ये भी हैं कि रूस जो है वो भी सी पैक में शामिल होने जा रहा है। क्या ऐसी कोई बात है सर? मेरे इल्म में नहीं है जी, लेकिन रशिया और चाइना जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बड़े क्लोजली बातचीत करते हैं। रूस को अब किसी तरह, जैसे अमेरिका ये ईरान की जंग को ख़त्म करने की बातचीत कर रहा है, रूस को यूक्रेन के साथ कुछ हिसाब किताब पहले तो करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर रशिया और चाइना की अलायंस होती है तो ये तो ग्लोबली एक बहुत बड़ा न्यूज़ आइटम होगा, क्योंकि आप जो हैं दोनों, एक पुरानी सुपर पावर है, एक इमर्जिंग सुपर पावर है। हमारे लिए देखना ये है कि इन मंडियों को हम कैसे टैप कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इनके रेगुलेटरी और कवानीन पॉलिसीज़ को समझने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर ट्रेडिशनली, क्योंकि एक ज़बान का मसला भी है, हिस्ट्री भी नहीं है, वो थोड़ा हेसिटेंट है। हमें नॉलेज के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन मंडियों को अपने तरफ यूज़ करने के लिए। अच्छा सर, वो कहते हैं ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। तो सर ये जो नई ऑटो पॉलिसी है इसका बड़ा शोर है। तो सर आप, क्योंकि पॉलिसी की आपने बात की, तो ज़रा ये बता दें कि ये नई पॉलिसी है क्या, पुरानी पॉलिसी में क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, और गाड़ी इसको सस्ती होगी या महंगी होगी? देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं इसको हम एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। ऑटो जो है उसका एक थोड़ा सा छोटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा होता है। लेकिन क्यों हमारे मुल्क में, क्योंकि ऑटो बहुत अरसे तक जापानीज़ के कंट्रोल में रहा, फिर लिबरलाइज हुआ। इनफैक्ट मेरे पास था जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था। देखिए, पॉलिसी बड़ी सीधी है। पाकिस्तान के पास अब चॉइस नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल्स को यूज़ करे। तो आई थिंक इसके अंदर जो है, मुझे जो बताया गया है कि गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक हैं या हाइब्रिड हैं, उनकी के ऊपर टैक्सेस के अंदर नुमायां कमी 15 से 16% की बातचीत हो रही है, जो यहाँ असेंबल हो रही हैं। और ख़ास तौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, एम्बुलेंसेस हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, वो ये सब अब मूव कर रहे हैं कि नॉन पेट्रोल बेस्ड गाड़ियां बनाएं। तो उससे ये है कि अवाम के लिए इलेक्ट्रिक कार, लेकिन उसका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंसेंटिव यकीनन दिया जा रहा है। अच्छा सर, आप क्योंकि माशाल्लाह से आपने हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहली चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक हम यहाँ अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, उस वक्त तक इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी चेयरमैन रहे। अब सर आप सऊदीया के साथ मिलके B2B जो है उस पर भी बड़ी वर्किंग कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि ये जो मौजूदा हुकूमत के इक़दामात हैं, इससे यहाँ वाकई ही बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? रिलक्टेंट है जी अभी। लेकिन जॉइंट वेंचर्स में ये होता है, क्योंकि शेयर करते हैं आप, तो रिस्क दोनों पार्टियों का कम हो जाता है। सो जॉइंट वेंचर्स चीन के साथ, टेक्नोलॉजी वेंचर्स,
आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले हमने भी एग्रीमेंट साइन किया, IBI एक उनकी डेटा की कंपनी आई यहाँ पे। चेन की। सो हम जॉइंट वेंचर्स में जा रहे हैं ताकि रिस्क कम हो, लेकिन वरीसम चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के अच्छे बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अभी एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, टैक्सेशन बहुत रिप्रेसिव और ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्टर्स। जब कहते हैं, मेरे से बात करते हैं, वो कहते हैं जी अगर वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर हमसे 25% टैक्स कम है, हम 62% प्रॉफिट पे टैक्स क्यों दें? तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देख के IMF से निगोशिएट करके जो हमारी अच्छी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है उसको तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। हारून शरीफ साहब, आपने भी जी। IMF की बात भी की है, जाहिर है जॉइंट वेंचर से फ़ायदा लिया जा सकता है अगर थोड़ा सा हम पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें। आइंदा माली साल का विफाकी बजट बताया जा रहा है कि 17,000 अरब रुपए का होगा और IMF को विफाकी बजट में 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम की यकीन दहानी कराई गई है, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। कि देखिए, IMF तो जो टैक्सेस का हमने वादा करते हैं कि हम टैक्स टू GDP रेशो को X से Y पे ले जाएंगे, फिर हम ले जा नहीं पाते तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के टारगेट्स को पूरा करते हैं, जो कि अभी हमने पार्टली पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में भी देखा है। असल चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को खड़े होके नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए जिहाद करना है। अभी तक हम कितने बरस गुजर गए हैं, ना हम एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर पाए हैं, ना हम ट्रेडर को कर पाए हैं, ना हम रियल एस्टेट को कर पाए हैं, ना इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को कर पाए हैं। तो फिर जो दे रहा है टैक्स, उसका क्या कसूर है कि उसके ऊपर मजीद बर्डन डाला जाए? आई थिंक ये जो IMF से अब हमने तकरीबन 1 ट्रिलियन का एडिशनल अग्री किया टारगेट, उसके बाद कोई चारा नहीं है। अब जो दे रहा है ऑलरेडी, उस तनख्वाहदार है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मजीद तो नहीं दे सकता। आपको नए सेक्टर्स को खोलना पड़ेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वहाँ ये जो हमारी सियासत और FBR की नाअहली आती है कि हम बारहा हमारे ऊपर फिर इनडायरेक्ट का लोड बढ़ जाता है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह क्योंकि पब्लिक सेक्टर को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी, और चेयरमैन FBR को भी। मौजूदा चेयरमैन FBR जो हैं, अगरचे वज़ीर आज़म के बड़े बाएतमाद अफसर हैं, उनका शुमार वज़ीर आज़म के बड़े एतमाद वाले लोगों में होता है, लेकिन आपकी भी बड़ी दोस्ती है वज़ीर आज़म साहब से। सर ये फरमाइएगा कि ये जो मौजूदा चेयरमैन हैं, बहुत सारे लोग इनकी पॉलिसी से नाला नज़र आते हैं कि ये बड़े कामयाब ब्यूरोक्रेट होंगे, लेकिन FBR को ये प्रोफेशनल अंदाज से नहीं चला सके। ये अक्सर शिकायत होती है। सर आप क्या समझते हैं कि FBR को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, पहली चीज़ तो हुकूमत ने कर दी है। FBR का जो पॉलिसी मेकिंग का विंग था उसको ख़त्म कर दिया है। IMF की भी इसके अंदर रजामंदी है, और हम अब FBR टैक्स की पॉलिसी नहीं बनाता, वो जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मूव कर दिया गया है। FBR का अब काम सिर्फ टैक्स कलेक्शन है। अब टैक्स कलेक्शन के लिए ये बड़ा आजकल के ज़माने में बड़ा साइंटिफिक काम है। जितना ह्यूमन टच कम करेंगे, मेरे पास जितने बड़े बिजनेसमैन आते हैं वो कहते हैं जी आप टैक्स मैन का इंटरमीडिएट का टच कम ख़त्म करवाएं, हमसे आप ज़्यादा टैक्स ले लें, लेकिन हम इनसे डील नहीं करना चाहते क्योंकि हरेसमेंट का एलिमेंट बहुत हाई है। तो जो करंट चेयरमैन है वो यकीनन FBR का इमेज इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन हरेसमेंट बिल्कुल कम नहीं कर पाए हैं, और FBR इस वक्त एक ऐसा इदारा नहीं है जिसको बिजनेस फ्रेंडली समझा जाए कि वो एकोमोडेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा। वो एडवांस टैक्स मांगता है लोगों से बीच में करप्शन की बहुत खबरें हैं, कस्टम्स में ख़ास तौर पे। आई थिंक ये अब काम हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो एक जर्नलिस्ट से कराना चाहती है जो हमारे PAS के अफसरान हैं, या हुकूमत फिर इसको रिवैम्प करके प्रोफेशनल्स को दे और इंटरफेरेंस बंद करे कि जनाब आप कलेक्शन बढ़ा के दिखाएं।